हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना अपडेट्स लैंड। मैं उत्कर्ष आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। तो अगर आपको ये परेशानी खा रही है कि आईआरसीसी की नई वेबसाइट पे एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करते हैं, कई लोग इसे कहते हैं फ़ाइल लगाना, फ़ाइल कैसे लगाते हैं, और आप परेशान हो कि कैसे करना है इन सब चीज़ों को, तो ये वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। तो प्लीज़ स्किप मत करो, पूरा वीडियो अच्छे से देखो। हो सकता है जब आप स्किप कर रहे हो तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से देखो, समझो चीज़ों को, फाइल करो, फिर अपनी फाइल लगाओ या एप्लीकेशन फाइल करो। ठीक है, सबमिट करो। इससे क्या होगा कि आपका रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप सही से इन्फॉर्मेशन फाइल कर रहे हो। सेकेंड, कि आपका अगर मान लो अगर आपने कोई कम इन्फॉर्मेशन दिया, राइट, तो आईआरसीसी वाले क्वेरी रेज करते हैं, तो फिर आप क्वेरी का रिस्पांस दोगे तो उसमें भी डिले होता है, तो आपका एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस भी हो सकता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के अलावा या वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मैसेज पूछो, मैं जवाब दूंगा। कोई और भी जवाब दे सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पे। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ, हर एक छोटे क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। तो आपके पूछे हुए इस भी क्वेश्चन जो इस वीडियो पे भी पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्रिप्शन इधर आता है, सॉरी इधर आता है, और सब्सक्रिप्शन फ्री होता है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। और जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना आपका भी बढ़ेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो अब देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं आईआरसीसी की वेबसाइट की ओर और देखते हैं कि कैसे हम लोग को एप्लीकेशन फाइल करना है। ठीक है, कनाडा के नए आईआरसीसी के पोर्टल पे, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखा है कि हाउ टू अप्लाई स्टेप्स, आप सारा देख सकते हो, बट वो सारा आपको मैं वीडियो में ही बता दूंगा, तो आपको कहीं और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर द विजिटर वीज़ा। ऑब्वियस क्वेश्चन, राइट। तो आपको पता होगा कि आप क्यों जाना चाहते हो। मे बी आपके कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ रहते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हो, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना चाहते हो, या किसी कोई बहुत ही क्रिटिकली इल है, उसका फ्यूनरल के लिए अटेंड करना चाहते हो, टू जॉइन अ वेसल मैरिन क्रू के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो मेनी ऑप्शंस। अगर आपसे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यू कैन सेलेक्ट नन ऑफ दी एबव। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टू यूनाइट विद द फैमिली। तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर कनाडा में ऑलरेडी रहता है, उससे हमें इनविटेशन लेटर भेजा है, और फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्लिक करूँगा गेट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रहा है यू नीड अ विजिटर वीज़ा एंड यूनाइट विथ योर फैमिली मेम्बर, जो मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आपने गलत कुछ सेलेक्ट कर लिया है, आप फिर से यहाँ सेलेक्ट करके फिर से बैक जाके फिर से रीसेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इंटेंशनली ये सिलेक्ट किया है, तो आई विल से येस आई वॉन्ट टू कंटिन्यू। ठीक है, सो यू नीड टू अप्लाई द विजिटर वीज़ा थ्रू IRCC पोर्टल, जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे करना है। तो यहाँ पे पूरा एक डिटेल लिखा हुआ है कि पहले आप अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट है तो साइन इन करना होता है, कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं, एंड लास्टली यू नीड टू पे द फी, एप्लीकेशन फ़ी, एंड देन आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपने पहले साइन अप कर रखा है तो आपको ये करना है, ऑलरेडी हैव एन IRCC पोर्टल अकाउंट, तो आप साइन इन क्लिक करोगे और साइन इन क्रेडेंशियल्स डालोगे, कंटिन्यू करोगे। अगर आप नए हो और आपने अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप डालोगे नीड एन IRCC पोर्टल अकाउंट, तो मैं क्लिक करूँगा साइन अप एंड अप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू टुडे, सो अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। मगर अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ऑन बिहाफ ऑफ समवन, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ समवन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप दो लोग का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, एक अपना और मे बी अपने सिबलिंग्स का, स्पाउस का, पेरेंट्स का, देन आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ अपने लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यू विल गो फॉर द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। और अगर आपके पास अपना वीज़ा है या फिर आपको नहीं जाना है और आप सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, मतलब किसी के बिहाफ में, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। ठीक है,
तो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, तो वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। मैंने ये सेलेक्ट किया। सो डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस? सो ऑब्वियसली हम लोग साइन अप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, हमारा कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है, आपने फ़ीस सारी पे कर दी है एंड आपका बहुत दिन लग रहा है, तो आपने सोचा क्यों ना मैं एक बार फिर से अप्लाई कर दूँ, तो फिर से जो अप्लाई करते हो, जो आपका पुराना है एप्लीकेशन वो विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। मतलब उस पर अब कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं पे दी एंड हो गया। एंड देन आप जो नया एप्लीकेशन फाइल करो वो फिर से फ्रेश प्रोसेस होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक्स ऑब्वियसली इसमें आपको नहीं देना होगा इस केस में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वैलिड बायोमेट्रिक्स होगा, बट और सारा कुछ फिर से शुरू होगा। एंड देन जो आप पहले टाइम लग चुका है वो टाइम वापस नहीं आएगा, आपको फिर से नया ज़ीरो से शुरू करोगे, फिर से टाइम जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करो, अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी एक है तो आप फिर से रीअप्लाई मत करो, ठीक है। तो डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन प्रोसेस? वी विल से नो। सो अब हम यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया और 14 से 30 दिन के अंदर 14 to 30 days यू डिडंट हियर एनीथिंग फ्रॉम IRCC, देन दैट्स ऑल राइट, दैट्स वेरी मच ऑल राइट, बिकॉज उसके बीच में अगर आप वेब फॉर्म रेज करते हो तो वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेंगे। और कैसे वेब फॉर्म रेज करना है, अगर आपको डाउट है तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है इस साइड, तो आप देख सकते हो और अपना IRCC को रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, क्वेरी रेज कर सकते हो। अगर 30 डेज़ में आपका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर, इट मीन्स आपने पूरा एप्लीकेशन भर दिया है, सबमिट फ़ी पे की है पूरी, और उसके बाद सबमिट क्लिक किया है, ठीक है। तो अब हम लोग अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये खुल चुका है। अब यहाँ पे जो मेल आईडी आपको चाहिए वो मेल आईडी आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ उत्कर्ष 200, ठीक है। सेम, और यहाँ पे मैंने डाला। सो अब ये आ गया है इनविटेशन कोड, ठीक है। अभी ये आपको चाहिए, क्योंकि ये इनविटेशन कोड आपको डालना होगा अपना, जब आप साइन अप कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको काम आएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया है और अब साइन अप के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो नया टैब में ये इनविटेशन कोड जो आपने पहले कॉपी किया था वो आपको यहाँ पेस्ट करना होगा। ईमेल एड्रेस आप डालोगे अपना, जो आपको यूज़ करना है सारे प्रोसेस के थ्रू आउट द प्रोसेस, वो सारा आप यहाँ पर डालोगे। पासवर्ड कुछ भी आप डाल सकते हो जो आपको चाहिए, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर योर पासवर्ड, सो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो ऑल दोज रूल्स। तो मैंने कोई भी रैंडम सा पासवर्ड दे दिया है, सॉरी माय बैड। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे कोई भी डाल दिया है। यहाँ पे सरनेम एंड गिवन नेम आता है, जो कि आपको देना होता है अपने पासवर्ड के अनुसार। तो जो आपने पासपोर्ट में लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पे सरनेम डालना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डमी बना रहा हूँ, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया स्मिथ जोन्स, ठीक है। तो स्मिथ डाल दिया मैंने, एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने स्मिथ जोन्स इज़ लाइक स्मिथ इज़ माई गिवन नेम एंड जोन्स इज़ माई सरनेम, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, जो सरनेम एंड गिवन नेम जो आपके पासपोर्ट में लिखा हो वो आपको लिखना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप टेलीफोन नंबर आपको देना होता है। तो आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हो, कनाडा, US या फिर अदर कंट्री। तो वी आर कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, तो आप अदर सेलेक्ट करोगे, और अदर में आपको डायल कोड देना होता है। हम लोग का डायल कोड क्या है, 9191 आपने डाल दिया। नंबर आप कुछ भी डालोगे, जो भी आपका नंबर होगा, और जैसे आप नंबर डायल करोगे साइन अप एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स द प्रोसेस फॉर साइन अप, ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग का अकाउंट साइन अप हो जाएगा और सेम क्रेडेंशियल्स यूज़ करके हम लोग लॉग इन कर सकते हैं प्रोफाइल में। तो मैंने क्लिक किया साइन अप, ठीक है। तो अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे मुझे डिटेल्स आ रहा है कि आपका वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया ईमेल के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से अपना वेरिफिकेशन कोड देख लूँगा। ईमेल वेरीफाई कर लिया, तो मैं साइन इन पेज पे आ गया हूँ, और साइन इन पेज पे मुझे वही ईमेल क्रेडेंशियल जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे डालना होगा, ईमेल आईडी एंड देन द पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन इन क्लिक किया। ओके, सो मैंने लॉगिन कर लिया फाइनली। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, और ऑब्वियसली आप जब एक्सेप्ट करोगे तभी होगा। और यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो आप डेटा यहाँ पे देते हो सारा सिक्योर है,
तो यू कैन बिलीव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और इसको आई एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये सारा प्रोसेस आप अच्छे से समझ लो। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने पहले कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल किया होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा होता। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बेसिकली हम लोग का कोई भी एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं है। और अगर आपका एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हो तो ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही गो में पूरा एप्लीकेशन फिल कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एंड मे बी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जो आपके पास नहीं हो एट दिस पॉइंट। तो आप हमेशा रिविज़िट कर सकते हो अपने पोर्टल पे साइन इन करके, और फिर से सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और एक एप्लीकेशन जो आप फिल करना शुरू करते हो उसके लिए आपको 60 डेज़ मिलते हैं। विद इन 60 डेज़ आपको सबमिट करना होता है। अगर 60 डेज़ के अंदर फिल नहीं करते हो, मतलब सबमिट नहीं करते हो फ़ी दे के, तो आपका वो जो डेटा आप यहाँ इस पोर्टल पर रखते हो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। 60 डेज़ इज़ गुड इनफ टाइम, सो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा पोर्टल खुल रहा है। सो मेक श्योर यू आर एलिजिबल, हैव दिस थिंग्स रेडी, योर पासपोर्ट फॉर ट्रैवल, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड टू पे द फी, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू अप्लाई एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और जो मैंने जैसे आपको बताया, सबमिट योर एप्लीकेशन, यू हैव 60 डेज़। 60 डेज़ के अंदर आप नहीं कंप्लीट करते हो तो आफ्टर 60 डेज़ द सिस्टम डिलीट्स योर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने फिल किया वो डिलीट हो जाता है। बट अगर आपने सबमिट कर दी है तो ऐसा नहीं होता। सबमिट करने के बाद 60 डेज़ में कुछ डिलीट नहीं होता, जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर आपने सबमिट नहीं किया है देन इट विल बी डिलीटेड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आई एक्नॉलेज करके स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो एक बंदे मतलब खुद के लिए कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो वो सारा चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली पूछा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। सो हम लोग सिर्फ अभी अपने लिए करते हैं डेमो में, तो हम लोग करेंगे नो। तो जैसे मैंने नो कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। सो अब यहाँ पे डिटेल आ रहा है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा। तो हम लोग विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो विजिटर वीज़ा जैसे ही किया तो मेरे पास सारा ऑप्शंस आ जाता है पूरा डिटेल में। टू बी विथ अ लव्ड वन हु इज़ क्रिटिकली इल और डाइंग, to provide care for loved ones who needs medical support, to attend a funeral, to join a vessel, to take up diplomatic thing, to visit Canada as a tourist। सो आपके पास जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है। तो एक और बात, कुछ भी यहाँ पे फेक मत करो, क्योंकि फेक करके कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी स्टेज में पता चल ही जाएगा उन लोगों को, एंड देन यू विल लूज़ ऑल योर मनी, जो भी आप एप्लीकेशन फ़ी देते हो, एंड परेशान भी होते हो। क्यों ही करना है? जो जेन्युइन रीज़न है वो आप यहाँ पे भरो, समझ के अच्छे से समझो। अगर डाउट हो तो किसी से पूछ लो, इस वीडियो पे कमेंट करके भी पूछो, मैं भी हेल्प करूँगा। तो जो भी है अच्छे से समझ के अच्छे से करो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एक कनाडा विज़िट करना चाहते हो सिर्फ टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट जैसा। और अगर किसी अपने फैमिली मेम्बर्स से, अगर फैमिली मेम्बर्स को कोई आपका फैमिली मेम्बर है जिसे मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। और भगवान ना करे अगर किसी का क्रिटिकली इल है कोई रिलेटिव, और ही इज़ इन लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, देन आप ये सेलेक्ट करोगे। अगर आप विज़िट कर रहे हो एज अ टूरिस्ट तो आप ये सेलेक्ट करो, ठीक है। जो टूर प्लान होगा वो डेट के साथ पूरा इंक्लूड करेंगे कि हम इस सिटी में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ रहेंगे, सारे डिटेल्स। तो अच्छा रहता है, उनको भी क्लैरिटी होती है कि कैसे आप कहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले हो कनाडा में, ठीक है। तो यहाँ पे टेंटेटिव आपको डेट डालना होता है कब आप ट्रैवल करोगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बेसिकली यू डोंट हैव द टिकट, और मे बी अगर आपके पास टिकट है भी तो भी आप श्योर नहीं हो कि उसी समय ट्रैवल करोगे, तो आप टेंटेटिव डिटेल्स डाल सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप 22 में जाओगे, जनवरी तो अभी चल रहा है तो मैंने मार्च सेलेक्ट कर दिया है, एंड ये सारा मैं रैंडम डेट्स डाल रहा हूँ। और आप कब लीव करोगे कनाडा को, तो फॉर एग्जांपल आप 1 महीने के लिए जाने का प्लान कर रहे हो, तो आपने मार्च में आप एंट्री करोगे एंड देन यू विल लीव इन अप्रैल, ठीक है। तो ये हो गया। सो अगर आपके पास पहला पुराना यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डालो। और आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास नहीं होगा, ठीक है। सो आप सेव एंड कंटिन्यू किया आपने।
तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट एक फ्री पेज होना चाहिए जहाँ पे वीज़ा स्टैम्प हो, वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बेसिकली आप अभी नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे ही, टैब्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरना होता है पहले टैब में, देन आपको ट्रैवल डिटेल्स भरना होता है, पैसे कहाँ से आएंगे फाइनेंस का वो भी डिटेल भरना होता है, अपना एजुकेशन डिटेल्स भरना होता है, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी का डिटेल्स, बेसिकली कोई केस नहीं चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन मेडिकल बैकग्राउंड एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स का एंड सारा डिटेल्स। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फ़ी पे करते हो एंड देन सबमिट, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सब चीज़ को देखेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे आ जाते हो रिप्रेजेंटेटिव। सो आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो हम लोग ने जैसा पहले भी कहा था कि हम लोग खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर इज़ नो, एंड देन आप नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे डिटेल भरना होता है जो कि आपका पासपोर्ट पे लिखा होता है। हम लोगों ने स्मिथ जोन्स यूज़ किया था, लेट्स यूज़ द सेम वन। तो स्मिथ जोन्स इज़ माई सरनेम एंड स्मिथ इज़ माई गिवन नेम, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं सारा कुछ रैंडम ले रहा हूँ, मान लो किसी का 1 जनवरी को है 1991 जो भी है, तो ये मैंने भर दिया यहाँ पे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, एक चीज़ याद रखो, पासपोर्ट अपना हैंडी रखो, पासपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पासपोर्ट में है वो सारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आधार पे हम लोगों ने कुछ लिखा दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ में कुछ लिखा दिया, तो जो भी हम लोग पुराने, अभी नए जनरेशन में तो सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट होता है, बट जो पुराने लोग हैं उन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता था एग्जैक्टली, तो उन लोग की भी गलती नहीं होती है। तो कई बार आधार में कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, तो हम लोगों को वही डेट ऑफ बर्थ और वही सारे डेटा डालना है जो कि हमारे पासपोर्ट में है, ठीक है। तो वैसे आपने डिटेल यहाँ भर दिया। जेंडर जो भी हो, अब मेल हो फीमेल हो, तो और ये आजकल यहाँ पे हम लोग के पास और भी ऑप्शन है, अनदर जनरल जेंडर या फिर अननोन, तो वो सारा डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप मेल हो तो आपने मेल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे डिटेल आता है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आप इंडिया से फिल कर रहे हो तो हमारे सबके पास पासपोर्ट होता है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट। एंड देन आपके पास कैसा पासपोर्ट है, तो हम लोग के पास जो पासपोर्ट होता है सारे इंडियंस के पास, नॉट सारे इंडियंस के पास, जो रेगुलर लोगों के पास होता है, नॉर्मल सिटीजन्स के पास, और तो वो सेलेक्ट करेंगे रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस वन ऑन योर पासपोर्ट, मतलब जहाँ से इशू हो रहा है पासपोर्ट, हम लोग के केस में ये इंडिया है, तो हम लोगों ने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। व्हाट्स योर नेशनैलिटी ऑन पासपोर्ट, तो हम लोग के पास इंडियन पासपोर्ट है, मतलब हम लोग इंडियन सिटीजन है, एंड देन दैट्स वाई आवर नेशनैलिटी इज़ इंडियन। सो व्हाट्स योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई नंबर डाल रहा हूँ। ये नंबर आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है, और जो नंबर लिखा है वही आपको डालना है। मैं फिर से दोहरा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से पूछा कि भाई आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो मैं फिर से वो टाइप करूँगा। कई बार क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार गलती आपने टाइप कर दिया हो सकता है, तो आप फिर से टाइप करोगे, अगर वो मिसमैच करेगा तो पता चलेगा कि भाई आपने गलत टाइप कर दिया, आप फिर से रिविजिट करोगे और सही करोगे, ठीक है। तो पासपोर्ट में जब बैक में आप देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि कब इशू किया गया था पासपोर्ट, तो वो डिटेल भी आप उठाओगे वहाँ से। जैसे मैंने डाल दिया, मान लो लास्ट ईयर का मैं डालता हूँ, तो 1 जनवरी 2021 को किसी का इशू होगा पासपोर्ट, तो मैंने वो डाल दिया। इंडियन पासपोर्ट्स आर वैलिड फॉर 10 ईयर्स, सो यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी होती है, और दोनों इन्फॉर्मेशन आपके इंडियन पासपोर्ट पे क्लियरली लिखा होता है बैक साइड ऑफ योर पासपोर्ट, तो आप वहाँ से उठाओगे एंड देन आप सारा चीज़ वहाँ पर डाल सकते हो। तो 1 जनवरी हम लोगों ने डाला था, तो देन इट विल बी 31 दिसंबर, तो 2031, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, आर यू लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड, सो वी आर नॉट, नो। अगर आप हो तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करोगे। हैव यू हेल्ड अ कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन पास्ट 10 ईयर्स, तो आंसर इज़ नो, ठीक है।
डू यू करेंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। सो अगर आपके पास B1 B2 है या कोई भी और भी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो यस। अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट करोगे नो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना भर रहा होता, मेरे पास यूएस वीज़ा है, देन आई शुड हैव सेलेक्टेड यस एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरता अपना यूएस वीज़ा का। बट यहाँ पे हम लोग ट्रायल भर रहे हैं एंड देन मोस्ट ऑफ अस विल नॉट हैव द यूएस वीज़ा, ऐसा मैं गेस करता हूँ, तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। आर यू ट्रैवलिंग टू कैनेडा बाई एयर, तो आप इंडिया से जा रहे हो तो 99.9% मैं कहूँगा कि आप एयर से जाओगे, तो आई विल से यस। देन फिर से हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप, मैंने जैसे शुरू में बताया था, आपके पास पर्पस हो गया, पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन, एक्टिविटी, सिक्योरिटी, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, समरी, डॉक्यूमेंट्स, फीस, कंसेंट एंड कंप्लीट। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड टैब पे। ठीक है। कंट्री और टेरिटरी वेयर यू आर बॉर्न, सो हम लोग यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। टाउन फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली से बॉर्न हुआ है तो दिल्ली डाल दिया किसी ने। और आर यू अ सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, वी आर नॉट, सो वी से नो। अगर आप हो तो आप यस करोगे, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा। तो विच कंट्री और टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ, तो हम लोग इंडिया से हैं तो मैंने इंडिया कर दिया। आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, सो आई विल सेलेक्ट दिस। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला था पहले पेज पे पर्सनल डेटा में, वो सारा यहाँ पे कॉपी हो जाता है। ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने किया सेव एंड कंटिन्यू। तो डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सो वी हैव। तो वी विल से, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट जो हम लोग का है वो वैलिड इंडियन आइडेंटिटी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना होता है, जो कि मैंने पहले डाला था 124 आई गेस, तो वही हम लोग फिर से डालेंगे 124। सो सेम डॉक्यूमेंट जो नंबर है वो मैंने रिपीट किया। सो बेसिकली दिस इज़ योर पासपोर्ट नंबर। ठीक है। एंड डेट ऑफ इशू तो हम लोगों ने डाला था ईयर 21 जनवरी 1 डे, तो हम लोग फिर से वही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द कंट्री और टेरिटरी दैट इशू द डॉक्यूमेंट, तो हम लोग का इंडियन पासपोर्ट इंडिया ने इशू किया है, तो हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो जैसे ही जाओगे आप नेक्स्ट पेज पे, हैव यू यूज अनदर नेम इन द पास्ट। सो कई बार क्या होता है कि इंडिया में जैसा हम लोग के यहाँ होता है कि कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में शादी होने के बाद नाम चेंज होता है, मोस्टली इन साउथ इंडिया। सो फैमिली नेम नहीं, यहाँ पे हम लोग जैसे टाइटल्स सर नेम में हम लोग हस्बैंड पहले, शादी से पहले फादर का नेम लगाती हैं लड़कियाँ, और शादी के बाद हस्बैंड का नेम लगाते हैं। और ऐसे ही और पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग फैमिली नेम लगाते हैं। ठीक है। तो वैसे अगर फैमिली नेम चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे यस, अगर नहीं हुआ है, कोई भी आपने नाम नहीं चेंज किया है। इनफैक्ट लड़कों के केस में भी क्या होता है, कई बार आजकल न्यूमरोलॉजी के कारण हम लोग नाम चेंज करते हैं, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ देना होता है। अगर आपका नाम नहीं कभी चेंज हुआ है थ्रू आउट, देन यू विल सेलेक्ट नो। ठीक है। एंड देन विल से सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे कंट्रीज और टेरिटरीज ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स सी what's your so we are still in personal details, and then let's see what are the questions. So what's your residence address? This is the address where you currently live. ठीक है, जहाँ आप अभी रह रहे हो। तो कंट्री कौन सी है हम लोग की, इंडिया है, और स्ट्रीट कुछ भी है, तो मैं अभी ट्रायल भर रहा हूँ, तो जो आपका स्ट्रीट नंबर है वो लिख दो, जो भी आप जिस सिटी में रह रहे हो, सिटी और टाउन, वो भर दो यहाँ पे। पोस्टल कोड जो भी आपका होगा वो भर दो, और पोस्टल का कोड इज़ ऑप्शनल, बट यहाँ भर दो आपके पास है तो। फिर यहाँ पे पूछते हैं इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज रेजिडेंट एड्रेस, तो आई विल से यस। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन एट ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 5 years फॉर मोर देन 6 months। समझे आप? तो इसका मतलब कि अभी पहले तो आप अपनी जिस कंट्री में रहते हो, बेसिकली इंडिया, वो तो ऐड करोगे ही, और कोविड का टाइम है तो मोस्टली सब लोग इंडिया में ही हैं, बाहर तो जा ही नहीं पा रहे हम लोग, तो वो ऐड करोगे। उसके बाद आप ऐड करोगे कि आप 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी कंट्री में रहे हो लास्ट 5 years में, तो वो सारे डिटेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लास्ट 2 महीने के लिए विज़िट किया था टोक्यो, वो आप ऐड नहीं करोगे। लास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 7-8 महीने 1 साल के लिए जर्मनी में रहा था,
वो मैं ऐड करूँगा लास्ट 5 ईयर्स के बीच में, अगर ये कोई भी इंसिडेंट होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इंडिया में हैं, व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, तो वी आर सिटीजन, एंड फ्रॉम डेट कब से रह रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो फॉर्म हम लोग भर रहे थे वहाँ पे हम लोग ने डाला था 91, तो डेट ऑफ बर्थ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं डेट ऑफ बर्थ से जब से मैं पैदा हुआ तब से ही, तो मैंने डाल दिया 1 जनवरी 1991, एंड दिस इज़ वेयर आई करेंटली लीव, सो विल से यस। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो 2 एड्रेस डालना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास और भी कंट्रीज़ है तो वो सारे डिटेल भी आपको ऐड करना होगा 1 by 1, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर 5 साल के अंदर आप 6 महीने से ज़्यादा किसी और कंट्री में भी रुके हो तो आपको यहाँ पे ऐड करके ऐड करना होगा। एंड रिमेंबर, ये जो डेटा होगा ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, मतलब आप एक ही टाइम में 2 कंट्री में तो रह नहीं सकते हो, राइट। तो अगर ऐसा ओवरलैपिंग डेटा है तो आपको 2 बार क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अपने जीवन के 20 साल, बचपन के 20 साल आप इंडिया में रहते हो, एंड देन लास्ट 5 ईयर्स में 1-1.5 साल या 2 साल आप यूरोप में किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूके में रह रहे हो, तो आप वहाँ पे इंडिया का वहीं पे एंड करोगे, एंड देन यूके का फिर से एक टैब क्रिएट करोगे, एंड रेस्ट जो बचा हुआ 3 साल होगा वो फिर से इंडिया क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ऐसा है, तो आपने जैसे ये कर दिया है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। सो बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट एंड एप्लीकेशन, यू शुड चेक द स्टेटस ऑफ बायोमेट्रिक्स। सो कैसे चेक करते हैं मैंने बताया था, आई बटन में फिर से मैं लिंक दे दूँगा, इधर आएगा आई बटन, तो आप फिर से चेक कर सकते हो। और आपका पास अगर बायोमेट्रिक्स वैलिड है देन आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देना है, और अगर आपका बायोमेट्रिक्स वैलिड नहीं है देन आपको बायोमेट्रिक्स देना होगा। डू वी ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो एंड आर दे स्टिल वैलिड? आंसर yes, only if you gave your biometrics in past 10 years, ठीक है। तो हम लोग के पास नहीं है, बायोमेट्रिक्स नहीं दिया हुआ, बेसिकली हम लोग को फिर से देना है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे नो। You will be required to submit your biometrics after you pay the biometrics fee and you submit your application. Note, some people may be fee exempt, बट हम लोग केस में ऐसा नहीं होगा, फ़ी हम लोग को देनी होगी। वो स्पेशल केस होता है जहाँ पे फ़ी नहीं देनी होती है, एंड दैट फ़ी इज़ $85 कैनेडियन फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एनीवेज वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने किया सेव एंड कंटिन्यू। तो हाउ मच मनी, सो अब हम लोग आ गए हैं एप्लीकेशन में। तो हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर यू स्टे इन कैनेडा? सो बेसिकली इन कैनेडियन डॉलर आप कन्वर्ट कर लोगे कैलकुलेटर से और बताओगे कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो आप जितने भी पैसे ऐसे रैंडमली लिख नहीं सकते कि जो मन आया फिगर आपने लिख दिया, तो आपको जो भी आप डेटा दे रहे हो उसका प्रूफ देना होगा। तो बेसिकली आपको सबमिट करना होगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो वही जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास है डेटा, वो आपको यहाँ पे भरना होता है। और एक और बात याद रखो कि अगर आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप सीधा एग्जिट कर सकते हो। आपने सेव जो भी जहाँ तक किया है वो सेव रहेगा, एंड फिर से आप लोग पोर्टल पे विजिट कर सकते हो, कंटिन्यू करके डेटा आगे भर सकते हो। तो ये कोई हड़बड़ी नहीं है कि आपको अभी भरना है, और गलत इन्फॉर्मेशन भरने से बेटर होता है कि आप थोड़ा वेट कर लो, अच्छे से सही इन्फॉर्मेशन, अपना बैंक स्टेटमेंट देखो सारा और फाइनेंशियल चीज़ देखो, एंड देन आप कंटिन्यू करो वीडियो भर के। फॉर एग्जाम्पल मैं रफली यहाँ पे 20,000 कैनेडियन डॉलर डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है, इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर यू स्टे इन कैनेडा? फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा जा रहे हो और आपका कोई रिलेटिव जो कनाडा में रह रहा है वो आपको सपोर्ट करने वाला है आपके स्टे के लिए, देन यू विल से येस। अगर नहीं तो आप बोलोगे नो। सो आप सेलेक्ट करोगे नो। डिपेंड करता है केस टू केस, जैसे मैंने बताया। अगर आप येस सेलेक्ट करते हो तो आपको ये भी डिटेल देना होगा, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो फाइनेंशियली उसका जो स्टेटस है वो भी आपको अपलोड करना होगा, वो डिटेल्स, फाइनेंस के डिटेल्स, ठीक है। तो अगर आप खुद से जा रहे हो तो देन यू विल सेलेक्ट नो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ रहा है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वोकेशनल स्कूल? यू डोंट नीड टू हैव कंप्लीटेड डिग्री और डिप्लोमा। सो अगर आपने किया है तो आप बोलोगे यस, और जैसे ही आप यस करोगे यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देना होगा, तो क्लिक करोगे जो भी आपको डिटेल है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी आप डालते हो। मैं यहाँ पे जितना भी डिटेल्स डाल रहा हूँ ये बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और ये किसी का इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी से मैच करता है तो इट्स जस्ट अ लक,
एंड ये बस मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अगर आपको आप फाइल कर रहे हो तो कैसे फाइल करोगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये किसी का भी डेटा नहीं है, तो मैं ये क्लियर कर दूँ। तो फ्रॉम आपने जब से पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने 18 से पढ़ा है, एंड देन मंथ इज़ अप्रैल, and say for example it's ongoing, level of education, what's the level of education, so either it's a bachelor degree, university, master degree, doctorate and so on so forth, आप डिटेल देख सकते हो। एंड देन वैसे ही आप फिल कर लो। फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, फॉर एग्जांपल आपने मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया है एंड देन यू आर इनटू मेडिसिन, तो आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे कर रहे हो सकता है कि आप इंडियन हो बट आप कहीं बाहर कर रहे हो, वो सारे डिटेल्स भी आपको देना होता है। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किसी यूरोपियन कंट्री पोलैंड में किया है एंड देन यू केम बैक टू इंडिया एंड यू डिड योर मास्टर्स इन इंडिया, सो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होता है। तो आपने कहाँ से किया है, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला है, तो मैं ऐसे ही दिल्ली डाल दूँगा। स्ट्रीट नेम, सो स्ट्रीट नेम विल कम हियर एंड देन टाउन विल बी दिल्ली, ठीक है। और ये मैं सेव कर दूँगा। तो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा ये यहाँ पे आ गया। कुछ गलत हुआ मैं एडिट कर सकता हूँ, और सारे डिटेल्स और भी एजुकेशन का डिटेल जितना भी आपका वो सारा यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और वो सारा डालने के बाद आप नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, और सारा डिटेल्स अच्छे से डालो, कोई हड़बड़ी नहीं है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप आराम से अपना टाइम ले सकते हो, 60 डेज़ है आपके पास, बट हाँ 60 डेज़ की ज़रूरत नहीं होती है, 1 वीक इज़ गुड एनफ टाइम टू फिल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अब नीचे क्या क्वेश्चन है, वर्क एक्टिविटीज़ हिस्ट्री। सो डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री, सो इफ़ यू हैव देन से येस, इफ़ नॉट देन से नो। गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो लास्ट 10 ईयर्स में आपने जो भी काम किया है जहाँ जहाँ, वो सारा आपको डिटेल भरना होता है। जैसे आपने एजुकेशन में ऊपर में ऐड किया है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको ऐड करना होता है। तो मैंने क्लिक किया ऐड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 10 ईयर्स की बात हो रही है, अभी हम लोग 22 में हैं, तो मतलब चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं एक ही डेटा भरूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी एंड इट्स ऑन गोइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी के पेरेंट्स को, किसी के मदर को या फादर को, मोस्टली मदर्स जो होती हैं हम लोग की इंडिया में, तो वो हाउस मेकर होती हैं। तो अगर इन केस आपकी भी मदर हाउस मेकर हैं, तो आप इजीली यहाँ पे हाउस मेकर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका ये डाउट था कि अगर मेरी मदर हाउस मेकर है तो मैं क्या सेलेक्ट करूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने हाउस मेकर डाल दिया, एंड देन द सेलेक्ट कंट्री और टेरिटरी, आप कहाँ काम कर रहे थे। तो मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दिया था, कई बार हो सकता है कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने 5 साल कहीं और काम किया हो, 2 साल कहीं और काम किया हो, और ये अलग अलग कंट्रीज़ हो, ठीक है। तो वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे फॉर मेकिंग थिंग्स ईजियर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, मैंने एक ही डेटा डाला है। स्ट्रीट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से दिल्ली डालूँगा, एंड सिटी एंड टाउन इज़ दिल्ली, सॉरी माय बैड। एंड देन स्ट्रीट में अभी स्ट्रीट ऐसे ही डालता हूँ रफली, एंड देन सिटी टाउन इज़ दिल्ली। सो यहाँ पे डाल के मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही सेव कर दिया, यहाँ पे मेरा डेटा पॉपुलेट हो गया है। आप एडिट कर सकते हो, कभी भी ऐड करना चाहो और भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। एंड अगर सब कुछ सही लग रहा है देन यू से कंटिन्यू। जो कि आपका एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे आपको डिटेल देना होता है ट्रैवल हिस्ट्री। सो ट्रैवल हिस्ट्री आपका जितना मजबूत होगी, जितनी भी जगह आपने ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, उसके कारण आपको वीज़ा मिलने का चांसेस और बढ़ जाता है। बेसिकली इंटेंशन क्या होता है किसी भी कंट्री को वीज़ा देने का आपको, कि आप वहाँ पे जो इंटेंशन के लिए जा रहे हो वही करो। फॉर एग्जांपल आप विजिटर जैसे जा रहे हो तो विज़िट करो, आपके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए कि आप विज़िट कर सको, इसलिए आप फाइनेंशियल डिटेल्स मांगे। एंड देन आपको ये चेक करने के लिए आप जेन्युइन विजिटर हो, तो आप जाओगे वहाँ एंड देन यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री, जो हम लोग के लिए इंडिया है। कई बार क्या होता है लोग मिसयूज़ करते हैं, यहाँ से विजिटर वीज़ा लेके जाते हैं एंड देन दे विल ट्राई टू डू सम एक्टिविटीज़ लाइक वर्क एक्टिविटीज़, तो वो परमिटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रैवल हिस्ट्री ऐड करनी होती है। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू ट्रैवल टू कंट्री और टेरिटरी अदर दैन द वन वेयर यू आर सिटीजन और वेयर यू लीव नाउ, ठीक है। तो बेसिकली आप जहाँ के सिटीज़न हो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के सिटीज़न हो, या फिर आप कभी जहाँ रह रहे हो, हाँ मान के चलो कि आप इंडिया के सिटीज़न हो एंड देन यू आर स्टेइंग नाउ इन यूरोप, तो वो दोनों को आपको स्किप करना है। उसके अलावा आपको नई और भी जगह जो 5 साल में विज़िट की है वो यहाँ पे भरनी होती है। तो मान लो आपने यस भरा, तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, जैसे आपने ऐड किया था अपने एजुकेशन डिटेल्स वगैरह, वो सारा उसी ढंग से आप ऐड कर सकते हो। अगर आप कहीं नहीं गए हो लास्ट 5 years में, तो आप सेलेक्ट करोगे नो, ठीक है।
एंड आप रैंडमली यहाँ पे भी नहीं भर सकते हो। अगर आप रियली गए हो, जेन्युइनली गए हो, तो आप बोलो यस, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें फेक नहीं कर सकते हो। आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्स होते हैं एंड देन दे कैन ईजली फाइंड इट आउट। सो नेवर 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 गिव एनी फेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो और हमेशा जेन्युइन लाइफ जियो, क्योंकि जेन्युइन लाइफ बहुत लंबी चलती है, फेक लाइफ कुछ दिन के लिए होती है, ठीक है। एंड जैसा हम लोगों ने किया नो एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। तो हम लोग फिर से एक्टिविटीज़ पे हैं। सो हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ इट्स स्टेटस, अटेंडेड स्कूल इन कनाडा विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इन कनाडा। सो बेसिकली इसमें से आपने कुछ नहीं किया होगा तो अच्छा है, अगर आपने किया है देन यू आर इन ट्रबल। सो बेसिकली अगर आप कनाडा में ओवर स्टे नहीं किया है आपने और कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया अनऑथराइज्ड, तो आप करोगे नो। हैव यू एवर रिफ्यूज़ अ वीज़ा और परमिट। सो बेसिकली आपने पहले अप्लाई किया है एंड देन यू गॉट अ निगेटिव रिस्पॉन्स। सो अगर ऐसा नहीं है तो आप बोलोगे नो एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। सो अब आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। कई बार हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए सही यस भी हो, देन मार्क इट यस, इफ़ इट इज़ नो देन मार्क इट नो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो, कई बार हो सकता है क्वेश्चन कुछ उल्टा हो और आपने गलत जवाब दे दिया हो, तो वो चीज़ को ध्यान रखना। सो हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम इन एनी कंट्री और टेरिटरी। सो नो। So have you ever been arrested for any criminal offense in any country or territory? So no. Have you ever been charged for any criminal offense in any country or territory? Answer is no. Have you ever convicted for any criminal offense in any country or territory? Answer is no. So please say yeah. सो क्रिमिनलिटी चेक होता है यहाँ पे, ये दो क्वेश्चंस हैं। सो आर यू और हैव यू एवर बीन अ मेंबर और एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और अदर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ engaged in or advanced violence as a means to achieve a political or religious objective, or which has been associated with criminal activity at any time? So answer is no. Have you ever witnessed or participated in ill treatment of prisoners or civilians, looting or discrimination on religious buildings? Answer is no. तो ध्यान रहे ऐसा नहीं हो आपके साथ भी, तो आप नो कर सकते हो इजीली एंड देन यू विल से यस एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। सो मेडिकल चेकअप। सो हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय IRCC ऑथराइज्ड पैनल फिजिशियंस विद इन लास्ट 12 months? सो आंसर इज नो। विजिटर वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं होती, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो देन इट इज़ रिक्वायर्ड। सो सेव एंड कंटिन्यू। सो मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। सो इन द लास्ट 2 years वर यू डायग्नोज विद ट्यूबरकुलोसिस? सो मे आंसर इज नो। अगर आपके केस में यस है तो प्लीज़ मार्क इट यस, ठीक है। इन द लास्ट 5 years हैव यू बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद ट्यूबरकुलोसिस? अगर आपके इमीडिएट सराउंडिंग में अगर ऐसा है तो आप बोलोगे यस, नहीं तो नो। ट्यूबरकुलोसिस इज़ लाइक इन शॉर्ट हम लोग TB भी बोलते हैं, तो वो क्वेश्चन है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। सो अब आ रहा है मेडिकल क्वेश्चंस। सो आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस ट्रीटमेंट? आंसर इज नो। हैव यू हैड अ ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन कॉजिंग यू टू थ्रेट और योरसेल्फ टू अदर्स? आंसर इज नो। हैव यू बीन अ मेंटल हेल्थ कंडीशन कॉजिंग यू टू ट्रीटमेंट और टू योरसेल्फ और अदर्स? सो नो। हैव यू एवर बीन डायग्नोस्ड विद सिलिप्सिस? आंसर इज नो। तो यस एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट पेज। तो जैसे ही हम लोग जाते हैं यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन टैब पे हम लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना और बचा है, ठीक है। व्हाट इज़ योर करंट मैरिटल स्टेटस? तो आप जो भी मैरिटल स्टेटस है वो सारा आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो, जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंगल डालूंगा, जैसे ही आप मैरिड डालोगे या विडो डालोगे तो आपको एक और टैब भरना होगा रिलेशनशिप का। तो सिंगल डालूंगा मैं, एप्लीकेशन सिंपल और वीडियो छोटा रखने के लिए, तो मैंने सिंगल डाला एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। सो डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन? तो अगर कुछ भी आपके चिल्ड्रंस का डिटेल्स है देन यू विल से येस, और अगर नहीं है तो नो। येस जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस के डिटेल्स ऐड करने होते हैं, तो मैंने कहा नो एंड आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल अडॉप्टेड और चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आ गया, इफ़ यू वर अडॉप्टेड प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर लीगल पेरेंट्स। आई डोंट नो माई पेरेंट्स आर हु माई पेरेंट्स आर। और अगर आपके पास डिटेल्स है आपके पेरेंट्स की, तो अगर किसी के पास कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है आपको अडॉप्ट किया है किसी ने, तो आपके जो करंट लीगल पेरेंट्स हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करना होता है।
इन केस यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे बहुत सिंपल सा है, सर नेम, गिवन नेम, रिलेशंस, मदर या फादर, आप यहाँ पे ऐड करोगे डेट ऑफ बर्थ उन मदर फादर का, एंड देन अगर किसी कारण से वो लोग नहीं है, मतलब वो एक्सपायर कर गए, हम लोग के साथ नहीं है, तो आप यहाँ करोगे कि दिस पेरेंट्स इज डिजीज़, ठीक है। तो ये जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे डिटेल आपको देना होगा कि डेट ऑफ डेथ क्या है, ठीक है, और किस कंट्री और टेरिटरी में बर्थ हुआ था आपके पेरेंट्स का, वो डिटेल यहाँ पे आपको देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ शॉर्ट रखने के लिए, एंड देन आई विल से आई डोंट नो हु माई पेरेंट्स आर। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे आपका पेरेंट्स का डिटेल नहीं भरना होगा, बट मेक श्योर इफ़ यू रियली डोंट नो योर पेरेंट्स देन आप ये सेलेक्ट करो, अगर आप जानते हो देन फिल दीज डिटेल्स, ठीक है। सो जो भी आपके पासपोर्ट में जैसा डिटेल है वो आप हमेशा फॉलो करोगे, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात होती है कि आपसे कैसे IRCC आगे की बात करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंडिया में आप रहते हो, आपके बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो मोस्टली, वो आप यहाँ पे डिटेल करोगे। तो मैंने हिंदी डाल दी है। नेक्स्ट, कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, बिकॉज जितना भी कम्युनिकेशन कैनेडा से IRCC आपसे करेगा वो आइदर इन इंग्लिश रहेगा और इन फ्रेंच रहेगा। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, फ्रेंच बोल सकते हो, या दोनों बोल सकते हो, या दोनों में से कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश बोल सकते हो तो यू विल से येस। सो अभी आपसे कांटेक्ट किस लैंग्वेज में किया जाए, आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश या फ्रेंच, तो आप जो सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, देन ऑल योर कम्युनिकेशंस विथ व्हाट यू रिसीव फ्रॉम IRCC फॉर ऑल योर प्रोग्रेस विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। और मैंने किया सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मेल आईडी के लिए बात होती है। ये मेल आईडी वो होगा जिसमें मुझे IRCC सारा कम्युनिकेट करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी हो रहा है सारा कुछ यहाँ इसी ईमेल आईडी पे आएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया, एक मैंने सेम मेल आईडी डाला है जिससे मैंने लॉगिन किया है, यस। सो मैंने डाल दिया है, मेक श्योर बोथ आर सेम, अगर दोनों में डिफरेंस होगा देन यू विल बी थ्रोन विद एरर। तो मैंने जैसे ही सेव किया तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के लास्ट ऑप्शन पे पहुँच गया हूँ, जहाँ पे मुझसे वो लोग टेलीफोन एड्रेस मांगते हैं। तो सेम जैसे आपने ऐड करना अभी तक सीख लिया होगा, सिमिलर वे में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बताओगे कि आपका जो नंबर है वो कैसा है, रेजिडेंस का, अदर का, ऑफिस का है तो अदर, आपका मोबाइल का है देन यू विल सेलेक्ट सेलुलर, किस कंट्री का है, सो वी आर गिविंग इंडियन नंबर, सो इट विल बी नॉट नाइदर कैनेडा और US, इट विल बी अदर। तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे अदर, सो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डायल कोड, so Indian dial code is 91 and the telephone number, say we will give the number, exact number whatever you have, and then you will say save। तो जैसे ही आप सेव करते हो यहाँ पे सारा डिटेल्स पॉपुलेट हो जाता है। इन केस यहाँ पे कोई गलत है तो यू कैन एडिट इट एनी टाइम, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम लोग का सारा समरी आ चुका है, जो भी चीज़ हम लोगों ने भरी है वो सारा समरी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल एक एक करके। और यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ आपको लग रही है कि गलत हो रही है, यू कैन ऑलवेज क्लिक हियर एडिट एंड देन यू कैन एडिट इट। तो यहाँ पे सारा डिटेल जो भी आपने भरा है सारा यहाँ पे एक बार एक्सपैंड कर सकते हो, और एक बार सारा कुछ डिटेल एक बार चेक कर सकते हो। जब आपने वेरीफाई कर लिया कि सारा डिटेल सही है देन यू से सेव एंड कंटिन्यू। और ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम लोग का लास्ट फाइनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पार्ट है, ठीक है। और हम लोग आज डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, द फाइल साइज लिमिट इज़ 2 MB पर फाइल। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 4 डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट, ईच डॉक्यूमेंट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 MB, ठीक है। ये याद रखिए 2 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। तो आप विंडोज़ पे हो या मैक पे हो, फाइल साइज चेक कर लो एंड देन यू ट्राई टू अपलोड इट। एंड देन एक्सेप्टेड फॉर्मेट इज टिफ, JPG, PNG, docs and PDF। so mostly all the major formats are supported, so nothing to worry। so आप सीधा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स नीचे मांग रहे हैं वो सारा अपलोड कर लो और दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं एक बार वॉक थ्रू कर देता हूँ। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगते हैं वो हर एप्लीकेशन पे चेंज होता है। तो मेक डोंट गो कि अच्छा यही डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ये मुझसे मांगेंगे। तो हो सकता है कि आपका जो केस हो और ये जो मैंने सैम्पल बनाया इस दोनों में डिफरेंस हो। तो ये आप मेक श्योर करो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं आप वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। कई बार क्या होता है कि मे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, तो आप जब इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो पहला है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने कहा था इंडिया के लिए पासपोर्ट इज़ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड भी है अपने पास, बट आप यहाँ पे पासपोर्ट डालो, आसान रहता है। तो आप पासपोर्ट की फ़ोटो लोगे आगे पीछे एंड देन यू विल अटैच इट हियर। सो मेक अ सिंगल फाइल, मेक अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड अटैच इट हियर. So passport travel document, so again the same. If you have a travel document, it must be issued by government and include your name, date of birth, document number, citizen and photo. Again the same thing, just you can upload it here. And then comes the funds. And एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं बट जैसे ही आप करोगे तो नेशनल आइडेंटिटी नंबर पे जब फाइल अपलोड करोगे एंड देन पासपोर्ट में आप जब सेम फाइल अपलोड करते हो यू विल गेट एन एरर सेइंग ओके यू हैव अपलोडेड द सेम डॉक्यूमेंट ट्वाइस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आप आधार भी अपलोड कर सकते हो पासपोर्ट के साथ साथ। यहाँ पे पासपोर्ट हो गया एंड देन यू हैव द फंड प्रूफ. So this is very important, so make sure you have enough funds to travel to Canada and support your expenses in Canada. So all the funds details you can add it here. So all the liquid funds like say balance in your accounts, your stocks, mutual funds और भी कोई भी assets है, कोई भी डिटेल्स है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हो. स्टेटमेंट कोई भी ऐसा मत करो कि आप बैंक अकाउंट में आज डाल रहे हो एंड देन यू जस्ट शो इट हियर सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि या इट इज़ जस्ट शो बैलेंस इन योर अकाउंट. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 months एंड 6 months का आप स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके पास इतने पैसे हमेशा रहते हैं एंड यहाँ पे आप अपलोड करो, ठीक है. फिर आपके केस के लिए ये सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं. तो कंसेंट पर्सन इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर लेटर अगर है आपके पास तो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके केस को असिस्ट करेगा तो वो सारा भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो. तो यू कैन क्रिएट अ सिंगल फाइल विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, सो मल्टीपल पेजेस ऑफ PDF फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो. एंड मेक श्योर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो राइट वो विजिबल हो ईजली, मतलब ऐसा नहीं हो कि ब्लरी हो कि सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है. डजंट मेक सेंस राइट. सो मेक श्योर यू यूज़ अ गुड क्वालिटी स्कैनिंग मशीन्स और मे बी फोटोग्राफिंग मशीन एंड देन गेट द डॉक्यूमेंट्स अपलोड इट हियर. तो जैसे ही यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हो यहाँ पे आता है सेव एंड कंटिन्यू. सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सो हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे हैं तो यहाँ पे हम लोग पास 3 चीज़ें बचती हैं. पहला होता है फ़ीस. तो फीस इज़ $100 सो आपको पे करना होता है कैनेडियन डॉलर में. तो मेक श्योर कि आपका जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल्ड हो. तो अगर नहीं है तो यू कैन गो टू योर बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग, इनेबल योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. कई सारे बैंक बहुत जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो उस पर मार्कअप फ़ी लगती है. तो 2% होती है यूजुअली और 2% थोड़ा ज़्यादा. तो HDFC गिव्स यू द बेस्ट रेट काइंड ऑफ, तो 2%. और अभी इंडसइंड बैंक का एक लेजेंड क्रेडिट कार्ड है, अगर वो है आपके पास तो आई थिंक इट इज़ 1.8%. सो आप देख लो आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसमें जो बेस्ट रेट प्रोवाइड करता है बेसिकली दैट इज़ द परसेंटेज यू पे ऑन टॉप ऑफ योर एक्चुअल फ़ी, ठीक है. तो वो भी देख लो आप बैंक से कि कहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है. वो आपको पे करना होगा $100 फॉर योर एप्लीकेशन एंड $85 फॉर योर बायोमेट्रिक्स. अगर आपका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है पहले देन यू हैव टू गिव द बायोमेट्रिक्स राइट. सो वो हो गया एंड देन देयर विल बी कंसेंट विच विल बी डिजिटल कंसेंट. सो यू हैव टू जस्ट गिव योर डिजिटल कंसेंट एंड देन द फाइनल थिंग सबमिशन. सो यू जस्ट क्लिक ऑन सबमिट एंड देन योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड, ठीक है. जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद प्रॉब्ली इन 24 hours और 48 hours यू विल गेट योर BIL बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, ठीक है. और BIL आने के बाद आपको अपना बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक करना होता है.
तो कैसे बुक करना होता है वो आप आई बटन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आई बटन में दे दिया है, वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा है, पूरा डिटेल पता चलेगा। आज की डेट में कैसे बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो जैसे ही आपने बायोमेट्रिक्स कर लिया एंड देन प्रोसेस चलता जाएगा। चैनल को फॉलो करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रोसेस। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी एजेंट के पास, आप खुद से अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। So that's all for today's video. The complete guide on how to file your application for visitor visa on IRCC। और कुछ भी अगर रह गया इन्फॉर्मेशन कमेंट में डालो, हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो डिस्कस करेंगे। और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे और आप लाइक करते हो तो इट्स काइंड ऑफ गिविंग लव। सो आपको जो हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आपके काम आ रहे हैं, ये पता चलता है और अच्छा लगता है ऑब्वियसली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो और सी यू अगेन इन अपकमिंग वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।